हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि एजेंट साइंस। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में डेयरी केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और आज का जो टॉपिक है वो है मिल्क एडल्ट्रेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं दुग्ध अपमिश्रण। तो मिल्क एडल्ट्रेशन से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स को, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं, पर स्टार्ट करने से पहले उन सभी साथियों से जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पर लेक्चर देख रहे हैं या जिन्होंने फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट किया है, अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे कि जब भी हम कोई नया लेक्चर लेकर आएँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में हम सबसे पहले जान काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल होते हैं, जिनका आर्थिक मूल्य ज़्यादा होता है, तो इन सब चीज़ों को निकाल लिया जाता है। एक या एक से ज़्यादा जो है मिल्क कॉन्स्टिट्यूएंट को, इन्हें पार्सली यानी आंशिक रूप से या पूरी तरीके से कम्प्लीटली इनको निकाल लिया जाता है। जेन्युइन मिल्क से, जो आपका प्योर मिल्क है, जैसे होल मिल्क कहते हैं, उससे इनको निकाला जाता है। और साथ साथ कुछ चीज़ें मिलाई भी जाती हैं। एडिशन ऑफ सम चीप एंड रिजेंबलिंग फॉरेन मटेरियल इज कॉल्ड मिल्क एडल्ट्रेशन। और जब आप इन सब्जियों को निकालते हैं तो इसके स्थान पर आपको उसमें कुछ ना कुछ ऐड करना होता है, जो कि बनावटी उसको रूप देने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए आप कुछ चीप यानी कुछ सस्ता और कुछ उसके जैसा दिखने वाला कोई बाहरी पदार्थ उसमें आप मिलाते हैं। तो इन सब चीज़ों को मिल्क एडल्ट्रेशन में रखा जाता है। मतलब जो वैल्यूएबल हैं, जो बहुमूल्य हैं, उनको आप निकालें और उसके स्थान पर जो या दुग्ध अपमिश्रण कहा जाता है। आइए जानते हैं कि सॉलिड होता है वो 12.65% होता है। फैट की जो मात्रा होती है 3.7% होती है और जो एसएनएफ यानी सॉलिड नाइट फैट होता है वो 8.9% होता है। तो जब हम एडल्ट्रेशन की बात करेंगे तो जो लीस्ट स्टैंडर्ड है, जो न्यूनतम मानक है, तो न्यूनतम मानक से जो है कम इन सब चीज़ों की मात्राएं नहीं होनी चाहिए। आइए देखते हैं कि ये जो आपका मिल्क एडल्ट्रेशन है, इसके रेफरेंस में, इसके संदर्भ में भारत सरकार यानी इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स, कुछ नियम बनाए हुए हैं। तो वो जो है आपका प्रिवेंशन एंड फूड एडल्ट्रेशन रूल्स 1955 के अंतर्गत भारत सरकार ने जो डिफरेंट टाइप्स के, जो डिफरेंट क्या बोलेंगे, जो भारत के जो विभिन्न जो राज्य हैं, उन राज्यों के लिए भारत सरकार ने जो है प्रिवेंशन एंड फूड एडल्ट्रेशन रूल्स 1955 इस एक्ट के तहत, इस नियम के अनुसार के द्वारा जो है एक लीगल स्टैंडर्ड निर्धारित किया है और ये बताया है कि मिल्क में कौन कौन सी चीज़ें कितनी मात्रा में होनी चाहिए। अलग अलग स्टेट का अलग अलग इसका मानक है। तो हम देखेंगे यूपी गवर्नमेंट का, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, उसका लीस्ट स्टैंडर्ड क्या है, उसका न्यूनतम मानक क्या है। तो काऊ मिल्क का अलग रहेगा और बफेलो का अलग रहेगा। तो सबसे पहले हम काऊ मिल्क की बात करते हैं। तो काऊ मिल्क में जो फैट की जो मात्रा होगी वो 3.5% होगी। एसएनएफ की मात्रा 8.5%, तो 3.5 और 8.5% का ये जो फैट और एसएनएफ की मात्रा होगी। और इसके साथ साथ जो लैक्टोज यानी जो शुगर की मात्रा होगी वो 4 होनी चाहिए। तो ये काऊ के लिए है। और बफेलो की बात करें तो बफेलो के लिए फ़ैट की मात्रा 5% के समथिंग है और एसएनएफ जो है आपका 9 है और लैक्टोज की मात्रा जो 4% है। तो इन सब चीज़ों को याद रखिए। ये जो है आपका, इसमें फ़ैट और लैक्टोज को अगर आप जोड़ देते हैं तो एसएनएफ की मात्रा जाएगी। तो इसको याद करना आसान है, यानी फ़ैट है आपका 5 और जो लैक्टोज है वो है आपका 4। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 9 हो जाएगा आपका एसएनएफ यानी सॉलिड नाइट फैट। और काऊ मिल्क की बात करें तो काऊ मिल्क में 3.5 और 8.5 जो है आपका ये फ़ैट और एसएनएफ की मात्रा है और लैक्टोज की मात्रा दोनों में समान है, वो 4 है। आइए आगे चलते हैं और पढ़ते हैं अगला पॉइंट हमारा। तो जैसे कि दूध में जब पानी मिलाया जाता है तो पानी क्यों मिलाया जाता है? तो पानी को मिलाते हैं दूध का आयतन बढ़ाने के लिए। अगर हमारे पास कम दूध है, हम चाहते हैं कि हम दूध की मात्रा को बढ़ा दें जिससे कि हमें और ज़्यादा लाभ हो। जैसे हमारे पास मान लीजिए एक लीटर दूध है और हम चाहते हैं कि हम उसे 2 लीटर बना लें, तो आप चाहेंगे कि उसमें 1 लीटर पानी को अगर आप मिला देते हैं तो अगर वो 40 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से उसका मूल्य है तो आपको 80 रुपये मिल जाएगा, यानी 40 रुपये का आपको तुरंत फ़ायदा हो जाएगा। तो इसलिए यानी पानी मिलाने का जो मेन जो पर्पज़ होता है वो ये होता है कि दूध का वॉल्यूम बढ़ाया जाए, यानी दूध का आयतन बढ़ाया जाए।
इसकी मिल्क यानी जैसे मक्खनिया दूध कहा जाता है, इसके मिल्क क्यों मिलाते हैं या मिल्क पाउडर क्यों मिलाया जाता है? तो ये दूध का आयतन, इसके मिल्क को मिलाते हैं दूध का आयतन बढ़ाने के लिए, और वसा को अलग भी किया जाता है। जो आपका होल मिल्क है या जेन्युइन मिल्क है, जेन्युइन मिल्क में से वसा को यानी जो फैट होता है उसको अलग कर लेते हैं, उसको सेपरेट कर लेते हैं, उसको आइसोलेट कर लेते हैं। तो ये क्यों किया जाता है? तो वसा को अलग करने का जो मेन पर्पज़ होता है वो ये होता है कि वसा एक जो है वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, कह सकते हैं, या वैल्यूएबल कंस्टिट्यूएंट है। वसा एक मूल्यवान अवयव है, तो इसको निकाल कर बेचने के लिए फैट को निकाल लिया जाता है। शर्करा को ऐड किया जाता है, यानी जो शर्करा जो शुगर होती है उसको ऐड किया जाता है, तो ये दूध को मीठा करने के लिए। तो दूध को मीठा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि पानी मिलाएंगे तो जो दूध होगा उसकी जो मिठास होगी, जो उसका स्वीटनेस होगा वो कम हो जाएगी। तो दूध को मीठा करने के लिए, मतलब उसको मेंटेन करने के लिए जब आप पानी मिलाते हैं तो उसमें आपको कुछ मीठा पदार्थ मिलाना पड़ेगा। तो और ये टीस लिखा हुआ है, इसे खीस होना चाहिए। तो स्टार्च, खीस, डेक्सट्रिन और चावल का मांड, आटा, ये सब चीज़ें मिलाई जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को मिलाया जाता है दूध को गाढ़ा बनाने के लिए, उसको थिकनेस को बढ़ाने के लिए। और गाढ़ा क्यों बनाया जाता है? गाढ़ा बनाते हैं उसका अपेक्षिक घनत्व जो है ठीक रखने के लिए, जो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है, अपेक्षिक घनत्व, तो वो मेंटेन रहे, इसके लिए इन सब चीज़ों को मिलाते हैं। आगे बात करते हैं जो संघनित अथवा दुग्ध चूर्ण है, जो मिल्क पाउडर है, तो ये सब चीज़ें क्यों मिलाई जाती हैं? तो वसा की मात्रा जब आप फैट निकाल लेते हैं, फैट निकालने के बाद मिल्क पाउडर को मिला करके उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी अपेक्षिक घनत्व को बनाए रखने के लिए इन सब चीज़ों को मिलाया जाता है। गाय के दूध में भैंस के दूध को क्यों मिलाते हैं? तो गाय के दूध का जहाँ अगर गाय का दूध जो है ज़्यादा अगर महंगा है तो वहाँ पर भैंस का दूध मिला दिया जाता है, और भैंस का दूध मिला करके उसका गाढ़ा बना दिया जाता है और उसे गाय का दूध कह करके बेच लिया जाता है। तो इस तरीके से हमें ज़्यादा जो है उसका मूल्य प्राप्त हो जाता है। आगे चलते हैं। कुछ रंगीन पदार्थ, जो कुछ कलरिंग मटेरियल भी इसमें मिला दिए जाते हैं। तो जैसे अनेटो हो गया, हल्दी, ये सब चीज़ें जो है इसमें मिलाई दी जाती है। और इन सबको मिलाने का जो पर्पज़ है वो ये है कि इन सबको मिला दिया जाता है तो उससे जो है रंग उत्पन्न हो जाता है, उसका कलर मेंटेन रहता है। आगे बात करते हैं परिरक्षी पदार्थ की, जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो कुछ परिरक्षी पदार्थ, कुछ प्रिजर्वेटिव भी हैं जो दूध में मिलाए जाते हैं, और इनका मिलाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि ये जो है जो अपमिश्रित दूध है, अपमिश्रित दूध को ख़राब होने से उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए जो है कि वो अपमिश्रित दूध जो है उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे, इसके लिए उसको मिलाया जाता है, परिरक्षी पदार्थों को, प्रिजर्वेटिव्स को मिलाया जाता है। और लास्ट में देखिए उदासीन करने वाले कुछ पदार्थ भी मिलाए जाते हैं। तो उदासीन करने वाले जो न्यूट्रलाइजर क्यों मिलाए जाते हैं? तो उदासीन करने वाले पदार्थों को इसलिए मिलाया जाता है जिससे कि जो हमारा जो मिल्क है, दूध है, वो फ्रेश बना रहे, वो ताज़ा बना रहे। अगला पॉइंट हम बात करते हैं, अगले बिंदु की बात करते हैं एडल्ट्रेशन से जो रिलेटेड। तो दूध के अपमिश्रण के क्या कारण है, मतलब किस लिए अपमिश्रण किया जाता है? तो बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे इसके जो है कॉजेज़ हैं। तो कुछ कारण हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो जैसे पहला इसमें है कि दूध उत्पादन की, देश में जो दूध उत्पादन की कमी और दूध की अधिक मांग है। तो प्रोडक्शन जो है कम है और डिमांड ज़्यादा है। तो प्रोडक्शन कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो इसलिए जो है डिमांड को मेंटेन करने के लिए जितना भी दूध का उत्पादन है उसमें ये सब एडल्ट्रेशन करके, अपमिश्रण करके, कुछ चीज़ों को मिला करके जो है डिमांड यानी आपका मांग को पूरा किया जाता है। दूसरा कारण है दूध की भौतिक अवस्था। तो दूध में अगर कुछ चीज़ें मिला भी दी जाती हैं तो दूध देखने में लगता नहीं कि इसमें कुछ चीज़ों का मिलावट किया गया है, तो आसानी से इसमें चीज़ें मिलाई जा सकती हैं। अर्थात इसकी जो भौतिक अवस्था है, दूध की भौतिक अवस्था मिलावट को एक प्रकार से प्रमोट करती है, क्योंकि दूध में अगर और आप कुछ पदार्थ मिला देते हैं तो ये आसानी से जो है दिखाई नहीं देती है। तो इसकी भौतिक अवस्था भी इसके लिए जिम्मेदार है। उचित वैधानिक मान का अभाव, तो लीगल जो वैल्यूज़ हैं ये जो है इसकी कमी का कारण भी एक इसका कारण हो सकता है। अगला पॉइंट है कि व्यक्तियों का नैतिक पतन। तो जो लोग हैं उनका मोरल जो है डिक्लाइन हो गया है, उनका नैतिक पतन हो चुका है, लोगों में मानवता नहीं रही है। लोग अपने लाभ के लिए किसी भी स्तर तक जो है जा सकते हैं, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है इसको बिना सोचे हुए लोग जो है दूध में मिलावट यानी एडल्ट्रेशन करते रहते हैं। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि लोगों का नैतिक पतन हो चुका है। अगला पॉइंट है कि दंडात्मक कार्रवाई का अभाव, मतलब जो पनिशमेंट दी जाती है, जो दंड दिया जाता है, तो इसका भी अभाव है। मतलब कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली जो है उनको कोई पनिशमेंट नहीं दिया जाता है, तो इस वजह से लोग जो है इन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं। नेक्स्ट अगला जो कारण हो सकता है वो दूध के परिवहन की असुविधा एवं समस्या। तो दूध के ट्रांसपोर्टेशन, जैसे मान लीजिए कहीं बहुत ज़्यादा दूध का उत्पादन हो रहा है और किसी दूसरे एरिया में दूध का उत्पादन कम हो रहा है, तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा दूध का उत्पादन हो रहा है, अगर वहाँ से उन क्षेत्र में जहाँ पर दूध का उत्पादन कम हो रहा है वहाँ पर अगर पहुँचा दिया जाए परिवहन के माध्यम से, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, तो एडल्ट्रेशन करने की आवश्यकता ना पड़े। लेकिन अगर किसी क्षेत्र में अगर दूध का उत्पादन कम हो रहा है और उस क्षेत्र में दूध की डिमांड यानी मांग को पूरा करना है, तो मांग को पूरा करना है तो सीधी सी बात है कि उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें मिला करके उसकी मांग को यानी डिमांड को पूरा किया जाएगा।
नेक्स्ट और लास्ट वाला जो कारण है वो है दूध के संगठन में अधिक विभिन्नता। जो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट है, इसका जो संगठन है वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है, बहुत ज़्यादा इसमें वेरिएशन होता है। तो डिफरेंट टाइप्स के जो एनिमल्स होते हैं उनके दूध की जो संगठन है, जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट है, उनका जो परसेंटेज है, जो उनके डिफरेंट टाइप के जो कंपोनेंट्स रहते हैं वो अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं। इसी वजह से जो है आसानी से जो है इनमें एडल्ट्रेशन किया जा सकता है। अगले बिंदु की तरफ बात करते हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं जो हमारा वो है डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो आपेक्षिक घनत्व का हम कैसे निर्धारण करते हैं। तो दूध में अगर आपेक्षिक घनत्व को अगर हमको डिटरमाइन करना है तो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जो लैक्टोमीटर होता है, लैक्टोमीटर से हम स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी आपेक्षिक घनत्व को निकालते हैं। और इसके आपेक्षिक घनत्व, इसका जो आपेक्षिक घनत्व होता है, इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ये किसी से प्रभावित होता है। तो इसका जो आपेक्षिक घनत्व होता है ये तापमान से प्रभावित होता है। इसलिए जब भी हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को निकालते हैं लैक्टोमीटर से तो हम टेम्परेचर को नोट कर लेते हैं। और टेम्परेचर इसका एक निश्चित तापमान होता है। तो यूजुअली हम लोग जो है 60 डिग्री फ़ारेनहाइट पर इसका जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी लैक्टोमीटर के माध्यम से निकालते हैं। अगर टेम्परेचर कम या ज़्यादा है तो उसको हम एक फार्मूले की मदद से जो है उसको एडजस्ट कर लेते हैं, समायोजित कर लेते हैं। तो इसलिए टेम्परेचर 60 डिग्री फ़ारेनहाइट मान करके इसको कम है टेम्परेचर या ज़्यादा है तो उसको हम फार्मूले में उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अगला है दूध के गाढ़ेपन के कारण लैक्टोमीटर जो रीडिंग होती है वो एरर होती है, वो त्रुटिपूर्ण होती है। तो इसको सही करने के लिए इसमें क्या करते हैं 0.5 जोड़ करके CLR प्राप्त कर लेते हैं, करेक्ट लैक्टोमीटर रीडिंग को प्राप्त कर लेते हैं। चूँकि इसकी थिकनेस ज़्यादा होती है, इसमें ये गाढ़ा होता है, तो गाढ़ेपन के कारण ये लैक्टोमीटर जो होता है वो सही रीडिंग नहीं दे पाता। तो इसलिए 0.5 को जोड़ करके CLR निकाला जाता है, करेक्ट लैक्टोमीटर रीडिंग को निकालते हैं। आपेक्षिक घनत्व को निकालने को, स्पेसिफिक ग्रेविटी को निकालने का एक फार्मूला भी है 1 + CLR अपान 1000। तो इस सूत्र के माध्यम से आप स्पेसिफिक ग्रेविटी को भी निकाल सकते हैं। गाय के दूध, शुद्ध दूध का जो आपेक्षिक घनत्व होता है तो वो होता है 1.028। तो इसको हमने पहले भी लेक्चर में बताया हुआ है कि गाय के दूध का आपेक्षिक घनत्व होता है 1.028 से लेकर के 1.032 तक। और भैंस का जो दूध का जो आपेक्षिक घनत्व है वो इससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, वो होता है 1.030 से लेकर 1.032 तक होता है। थोड़ा सा भैंस का जो दूध होता है वो गाढ़ा होता है, इसलिए इसका आपेक्षिक घनत्व ज़्यादा होता है। जल का आपेक्षिक घनत्व होता है 1। और जब जल मिलाते हैं तो आपेक्षिक घनत्व पर क्या प्रभाव होता है। तो जल मिलाने पर उसका जो आपेक्षिक घनत्व होता है, जो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, दूध हल्का सा पतला हो जाता है और पतले होने के कारण उसका जो है आपेक्षिक घनत्व कम हो जाता है। हम नेक्स्ट अगले डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, अगले हम निर्धारण की बात करते हैं। तो अब हम डिटर्मिनेशन की बात करेंगे SNF और टोटल सॉलिड की। तो सॉलिड नॉट फैट या फिर टोटल सॉलिड को कैसे आप डिटरमाइन करेंगे कि अब इसको डिटरमाइन करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि इसमें मिलावट की गई कि नहीं की गई है। तो सबसे पहले हम इसको निकालते कैसे हैं SNF को। तो SNF को निकालने को, सॉलिड नॉट फैट को निकालने का फार्मूला है। तो पहला है कि मिलाए गए जल की प्रतिशत मात्रा। तो अगर जल मिलाया गया है तो उसकी हम प्रतिशत मात्रा को कैसे निकालेंगे। तो इसका फार्मूला है मिलाए गए जल की प्रतिशत मात्रा इज इक्वल यानी बराबर होता है वसा रहित ठोस पदार्थ की प्रतिशत मात्रा और अपान में 8.5 या 9.5 हो और इंटू 100। तो इस फार्मूले के माध्यम से आप जो है इसकी SNF इसमें मिलाए गए जल की मात्रा को आप निकाल सकते हैं। दूसरा एक फार्मूला है जिससे आप जल की मात्रा को निकाल सकते हैं कि इसमें जल कितना मिलाया गया है। चूँकि जो लीस्ट स्टैंडर्ड है वो तो आपको पता ही है, लीस्ट स्टैंडर्ड आपका 8.5 हो और 9.5 ये SNF होता है। 8.5 गाय का होता है और 9.5 जो होता है वो भैंस का होता है। या यूपी की बात करें, जो यूपी में है तो वो 9 है SNF। तो अगर आपको पता है तो आप जल की कितनी मात्रा है, जल की मात्रा को आप जब निकाल लेंगे उसके प्रतिशत मात्रा को, तो आपको SNF की भी मात्रा निकल आएगी। तो दूसरा फार्मूला है जल की मात्रा को निकालने का, वो है 8.5 - 1 अपान 34.5 इंटू 100। इस सूत्र से भी आप जो है इसकी मात्रा को निकाल सकते हैं, जहाँ पर कैपिटल A इज इक्वल है आपका वसा रहित ठोस की मात्रा। एक और फार्मूला है मिलाए गए जल की प्रतिशत मात्रा बराबर होता है 100 - L + F अपान 34.5 इंटू 100। इस फार्मूले से भी आप मिलाए गए जल की मात्रा को आप निकाल सकते हैं। तो इन सब फार्मूलों से आप जब जल की प्रतिशत मात्रा को निकाल लेंगे तो आपको SNF और TS यानी टोटल सॉलिड, जब जल निकाल लेंगे तो आपको टोटल सॉलिड भी पता चल जाएगा कि जल कितना है। तो जितनी जल होगी तो जल के अतिरिक्त जो भी होगा वो टोटल सॉलिड है। और SNF जो है आपका टोटल सॉलिड में से फैट की कितनी मात्रा है, अगर आप उसमें फैट निकालेंगे तो आपको SNF मिल जाएगा। ठीक है, तो आप आसानी से इस फार्मूले से इन सब चीज़ों को निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट यानी जमांग या हिमांक के बिंदु की बात करते हैं।
तो एल्सडन और स्टेप्स ने 1000 दूध के सैंपल लिए और उसका एनालिसिस किया, उसका विश्लेषण किया और दूध का आवश्यक जो हिमांक बताया कि मतलब 1000 सैंपल को जब उन्होंने एनालाइज किया, उसका विश्लेषण किया, तो वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो दूध होता है, दूध का जो है हिमांक बिंदु वो होता है माइनस में आपका 0.544 डिग्री सेल्सियस। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, माइनस 0.544 डिग्री सेल्सियस ये हिमांक बिंदु यानी फ्रीजिंग पॉइंट होता है मिल्क का एल्सडन एंड स्टेप्स के अनुसार, जब इन्होंने 1000 दूध के सैंपल को लेकर के उसको एनालाइज किया। हार्टवेट के अनुसार एक फार्मूला है, तो हार्टवेट सूत्र के अनुसार जब जल अपमिश्रण की गणना, तो यहाँ पर जल जो लिखा है ये होना चाहिए जल, इसको आप समझ लीजिए। जल अपमिश्रण की गणना करते हैं तो उसकी गणना के लिए एक फार्मूला इन्होंने दिया कि मिलाए गए जल की प्रतिशत मात्रा बराबर होता है 1 इन ब्रैकेट टी माइनस टी डैश अपान टी। तो इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं, जहाँ पर जो टी है, टी ये शुद्ध जल का फ्रीजिंग पॉइंट है और टी डैश जो है आपका जो एडल्टर्ड जो मिल्क है आपका, जिसमें एडल्ट्रेशन किया गया है, तो उस दूध का फ्रीजिंग पॉइंट है। तो इस फार्मूले से भी आप निकाल सकते हैं मिलाए गए जल की प्रतिशत मात्रा को। एल्सडन और स्टेप्स के अनुसार एक और फार्मूला है, तो वो फार्मूला है आपका टी माइनस टी डैश अपान टी इंटू 1000 माइनस टी एस। तो इस फार्मूले से भी आप निकाल सकते हैं, जहाँ पर टी एस को अभी हम जस्ट ऊपर बता चुके हैं, टी एस मीन्स आपका टोटल सॉलिड। तो ये कुछ फार्मूलेज हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हैं। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन की बात करते हैं, अपवर्तनांक की बात करते हैं। तो जो रिफ्रैक्शन होता है, जो अपवर्तनांक होता है, उसको हम निकालते हैं रिफ्रैक्टोमीटर से। तो ये एक डिवाइस यूज की जाती है इसको निकालने के लिए। रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा हम अपवर्तनांकों को ज्ञात करते हैं। दूध का अपवर्तनांक किस डिवाइस से निकालता है, तो रिफ्रैक्टोमीटर से निकालते हैं। शुद्ध दूध का जो अपवर्तनांक होता है वो साथी होता है 1.4 से लेकर के 1.4 तक होता है, और जो जल है, जल का होता है 1.33। ये जल का रिफ्रैक्शन होता है या रिफ्रैक्शन रीडिंग होती है अपवर्तनांक, और जो दूध का होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 1.4 होता है। हिमांक की बात करें तो हिमांक की तरह जो है अपवर्तनांक भी दूध में उपस्थित घुले हुए पदार्थों पर आधारित होता है। तो जो रिफ्रैक्शन होता है यानी जो अपवर्तनांक होता है वो भी आपका फ्रीजिंग पॉइंट के जैसा ही होता है, हिमांक के जैसा ही होता है। अर्थात दूध में जो डिजॉल्व जो मटेरियल होते हैं वो सब प्रभावित करते हैं अपवर्तनांक को भी। शुद्ध जल का रिफ्रैक्टोमीटर रीडिंग, तो रिफ्रैक्टोमीटर जो होता है, जो डिवाइस यूज की जाती है निकालने के लिए रिफ्रैक्शन को, अपवर्तनांक को, तो उसकी जो रीडिंग होती है वो होती है 38.5 से लेकर 40.5 तक। तो इसको याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। शुद्ध जल का जो रिफ्रैक्टोमीटर रीडिंग होती है वो होती है 38.5 से लेकर के 40.5 तक। इसको भी आप याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं शुद्ध दुग्ध वसा को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से निकालने का परीक्षण। तो अगर मिल्क में से जो होल मिल्क है, शुद्ध जो दूध है, उसमें से अगर फैट को निकाला जाता है, अगर वसा को निकाल लिया जाता है, तो उसको आप कैसे उसका परीक्षण करेंगे, उसको कैसे टेस्ट करेंगे। तो इसके लिए भी कुछ फार्मूलेज हैं, कुछ मेथड हैं जिसको हम बता रहे हैं। तो दुग्ध वसा की मात्रा ज्ञात करने के लिए जो नॉर्मली गर्बर मेथड या फिर बेबकॉक मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि फैट यानी वसा का जो विश्लेषण किया जाता है, जो इसका एनालिसिस या टेस्ट किया जाता है, तो वो गर्बर मेथड के द्वारा किया जाता है या बेबकॉक मेथड से करते हैं। तो ये तो पता आपको होना ही चाहिए। इसके लिए फार्मूला भी है कि निकाले गए वसा की प्रतिशत मात्रा बराबर होता है A - B अपान A इंटू 100। तो A और B क्या है इसमें, जो कैपिटल A इक्वल है आपका शुद्ध दूध में वसा की प्रतिशत मात्रा, और B बराबर है आपका परीक्षण किए गए दूध में वसा की मात्रा। वर्षा यहाँ पर लिख उठा है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग क्या बोलेंगे, एडिटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है। तो वसा की प्रतिशत मात्रा, तो A बराबर आपका शुद्ध दूध की वसा की मात्रा और B बराबर आपका परीक्षण किए गए परीक्षण किए गए जो दूध है उसमें वसा की मात्रा को दर्शाता है। तो इस फार्मूले से A - B अपान A इंटू 100 से भी आप निकाल सकते हैं वसा की प्रतिशत मात्रा को। एक चीज़ और आप निकाल सकते हैं, प्रोटीन और वसा का अनुपात निकाल सकते हैं। तो प्रोटीन और वसा का अनुपात निकालेंगे तो इससे आपको क्या पता चलेगा, तो जो शुद्ध दूध है उसमें प्रोटीन और वसा का एक निश्चित अनुपात होता है। तो दूध में हमेशा जो वसा की मात्रा होती है वो प्रोटीन की अपेक्षा ज़्यादा होती है, और इसका एक निश्चित रेशियो होता है प्रोटीन P/F जो होता है, यानी प्रोटीन और जो फैट का जो रेशियो होता है उसका मान जो है सदैव 1 से कम होता है। तो अगर एडल्ट्रेशन किया गया है, अगर अपमिश्रण किया गया है, तो ये जो वैल्यू है, जो मान है, जो 1 से कम है, तो ये प्रभावित हो जाएगी और 1 से ज़्यादा हो जाएगी। आगे चलते हैं और अब बात करते हैं गाय के दूध में भैंस के दूध का आप मिश्रण ज्ञात कैसे करेंगे। जो गाय का दूध है उसमें भैंस का अगर दूध मिलाया गया है तो आप उसको कैसे जानेंगे।
तो इसके लिए हंसा परीक्षण किया जाता है। पहला परीक्षण है हंसा परीक्षण। तो हंसा परीक्षण क्या है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो ये हंसा परीक्षण है, इस तकनीक को जो है इवॉल्व किया था, इस तकनीक को विकसित किया था राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा के द्वारा। तो NDRI के द्वारा इसे इवॉल्व किया गया था, इसे डेवलप किया गया था। और इस परीक्षण में क्या किया जाता है, इस परीक्षण में सबसे पहले एक एंटी सीरम तैयार करते हैं। क्या करेंगे इसमें एक एंटी सीरम तैयार करते हैं और फिर उसके बाद इसे एक स्वच्छ कांच की स्लाइड ले लेंगे, उस पर एक बूंद जो है जो अपमिश्रित दूध है उसको रख लेंगे और एक बूंद एंटी सीरम की डाल करके दोनों को जो है कांच की छड़ी से एक ग्लास रॉड ले लेंगे, उससे उसको डिजॉल्व करेंगे, उसे स्टिर करेंगे, मिलाएंगे उसे। और मिलाने के बाद अगर 50 से 60 सेकंड में यानी लगभग 1 मिनट तक अगर उसको मिलाते हैं, दोनों को एंटी सीरम और एक बूंद दूध को, एक बूंद एंटी सीरम और एक बूंद दूध को अगर आप स्लाइड पर रख करके दोनों को मिलाते हैं ग्लास की रॉड के साथ में, तो लगभग 1 मिनट तक उसको मिलाने पर अगर उसमें थक्का जम जाता है, मतलब दूध फट जाता है, तो आप मान लीजिए कि उसमें जो है गाय के दूध में भैंस का दूध मिलाया गया है, अर्थात अपमिश्रण किया गया है, एडल्ट्रेशन किया गया है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दूध को गाढ़ा करने वाले कुछ पदार्थों की मिलावट को कैसे आप ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए भी 2-3 तरीके हैं, मतलब 2-3 तरीके के हैं। मतलब अगर पहले की बात करते हैं मंड और आटा का मिश्रण, अगर ये मिलाया गया है दूध को गाढ़ा करने के लिए, तो हम इसको कैसे पहचानेंगे। तो इसके लिए आयोडीन का टेस्ट किया जाता है, आयोडीन टेस्ट करते हैं। तो आयोडीन टेस्ट कैसे करेंगे और कैसे हम जानेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे कि परीक्षण करने पर जब आयोडीन आप टेस्ट करेंगे, तो परीक्षण जब करेंगे तो इसमें टेस्ट करने पर जो कलर होगा वो परीक्षण का वो नीला रंग आ जाता है। तो ये था मंड एवं आटे के मिलावट की पहचान के संदर्भ में। अब हम बात करेंगे कि दूध में अगर दुग्ध चूर्ण यानी मिल्क पाउडर की मिलावट की जाती है तो आप उसे कैसे पहचानेंगे। तो इसके लिए क्या किया जाएगा कि अगर दूध में दूध पाउडर मिलाया गया है, यानी मिल्क पाउडर की मिलावट की गई है, तो इसके लिए आपको 10 से 15 ml जो अपमिश्रित दूध है उसको एक टेस्ट ट्यूब में लेना पड़ेगा और उसे सेंट्रीफ्यूज करना पड़ेगा। सेंट्रीफ्यूज का मतलब यानी उसे रोटेट कराना पड़ेगा। तो जब आप उसे सेंट्रीफ्यूज करेंगे, उसे रोटेट कराएंगे, तो जो परख नली है, जो टेस्ट ट्यूब है, उसकी पेंदी में, यहाँ पर हिंदी है, इसको पेंदी होना चाहिए, तो पेंदी में कुछ अवशेष यानी कुछ रेजिड्यू वो जम जाता है। तो इस प्रकार के परीक्षण को जेंथ्रोपोटिक परीक्षण कहते हैं। तो अगर इस तरीके से जेंथ्रोपोटिक परीक्षण आता है तो हम जान जाते हैं कि जो हमारा दूध है यानी मिल्क है उसमें मिल्क पाउडर की मिलावट की गई है। अब हम आखिरी परीक्षण की बात करते हैं और वो है सुक्रोज की मिलावट की पहचान की बात करेंगे। तो सुक्रोज की मिलावट की पहचान को आप कैसे जानेंगे। तो अगर दूध में जो आपका शुद्ध दूध है, जो प्योर मिल्क है, अगर उसमें से अगर आप जल की मिलावट कर देते हैं, अर्थात पानी मिला देते हैं, तो उससे ये परिणाम निकलता है कि जो दूध होता है उसका जो मीठापन होता है वो कम हो जाता है। तो मीठेपन को बनाए रखने के लिए उसमें फिर से आपको एक्स्ट्रा जो है शुगर ऐड करना होता है, उसमें सुक्रोज की मिलावट करनी होती है। तो दूध में सुक्रोज को डाल करके उसकी मिठास को यानी उसकी स्वीटनेस को समायोजित किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है। तो क्या करेंगे, 10 ml आप लेंगे जो अपमिश्रित दूध है, उसमें आपको 5.5 ग्राम अमोनियम मोलिब्डेट लेना है और 10 ml लेना है HCl हाइड्रोक्लोराइड। तो ये जो है आपका इन तीनों चीज़ों को लेकर के आपको जो है उसे एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे इन तीनों को, और उसके बाद आप वाटर बाथ पर यानी जल उष्मक पर उसको 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे। और गर्म करने पर यदि उसका जो है कलर, जो रंग जो है वो गहरा नीला आता है, तो आप समझ लीजिए कि दूध में सुक्रोज की मिलावट की गई है। तो साथ ही ये था दुग्ध अपमिश्रण से संबंधित हमारा लेक्चर। तो लेक्चर आपको कैसा लगा, अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। जल्द ही एक नए लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक ऐसे ही लेक्चर को देखते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।